प्रमोद का रिटायरमेंट हो गया था। पत्नी रंजना की सेवा अभी 3 साल शेष थी। वह ग्राम सेविका के पद पर गांव में ही कार्यरत थी। एक ही लड़का विनोद, जो पटना सचिवालय के शिक्षा विभाग में पद अधिकारी था। उसकी दादी प्रेमशीला उसे बहुत मानती थी। बार बार यही कहती, मैं अपने विनोद की शादी विवाह देखकर ही इस दुनिया को अलविदा करूंगी। दादा देवदत्त अपनी पत्नी की बातें सुनकर खूब हंसते और कहते, पता नहीं एक पल का और ये पोते की शादी में गीत गाने के लिए बेचैन है। प्रेमशीला ने कहा, इतनी जल्दी मेरी मौत आने वाली नहीं है। अपने विनोद की शादी में झूम झूम कर गीत गाऊंगी और अपनी बहू रानी को भी सुनाऊंगी। सभी एक ही साथ हंस पड़े। रंजना ने कहा, माँ जी अपनी बहू रानी से तेल लगवाएगी और उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाएगी। प्रेमशीला ने रंजना से कहा, बहू अब तुम्हारा समय नहीं रह गया है तेल मालिश करवाने का। देखती नहीं हो कितना बदलाव आ गया है। घर घर की बहुरिया अपने मन को हो ही गई है। वैसे भगवान की कृपा से हमारे विनोद की पत्नी एक नंबर की मिलेगी, जो एक मिसाल कायम करेगी। हाँ माँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि विनोद की पत्नी ठीक ठाक ही मिलेगी, क्योंकि वो बहुत सीधा साधा है। शादी विवाह के लिए तो बहुत लोग आ जा रहे हैं, किंतु अभी तक कहीं तय नहीं हुआ है। प्रमोद जी समय पर बेटे की शादी के लिए मन बना चुके थे। इससे विनोद को भी कोई आपत्ति नहीं है। पिताजी जहाँ तय कर देंगे वहाँ होगा, फिर बारे में कुछ भी नहीं कहना। चूरानपुर के रहने वाले संजीव अपनी बेटी दीपा की शादी के लिए प्रमोद जी के घर आए हैं। साथ में दीपा का फोटो सहित बायोडाटा भी ले आए हैं। संजीव एयरफोर्स में इंजीनियर से अवकाश प्राप्त है। दीपा गृह विज्ञान में एमए पास है और इससे संबंधित कोई व्यावसायिक कोर्स दिल्ली विश्वविद्यालय से कर रही है, जो अब समाप्त होने पर है। प्रमोद जी और संजीव के बीच कुछ देर तक बातें होती रही और साथ साथ चाय और नाश्ता भी। प्रमोद जी ने संजीव को ये कहा कि आपका बायोडाटा हम लोग देखेंगे और दीपा के फोटोग्राफ पर भी विचार करेंगे। यदि अनुकूल हुआ तो आपको सूचना दी जाएगी। चलते चलते संजीव ने कहा, 1 सप्ताह के बाद मैं आपसे इसके संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ। हाँ, प्रमोद ने कहा। छठ पर्व के अवसर पर विनोद भी आया हुआ है। रंजना छठ व्रत करने वाली है। एक दिन सब बैठकर दीपा के बायोडाटा पर विचार करने लगे। सबने यही कहा कि लड़की फोटो में तो सही लग रही है और जहाँ तक बायोडाटा का सवाल है वो भी ठीक ही है। व्यवसाय कोर्स कर रही है। नौकरी करने की रुचि होगी तो पटना में भी कर सकती है। आपसी सहमति इसके लिए बन गई। इधर 1 सप्ताह का वक्त भी आ गया। संजीव ने प्रमोद के पास मोबाइल फोन किया। दोनों ने आपस में बातें की जो सार्थक रही। संजीव ने पुनः आने के लिए पूछा था तो प्रमोद ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी थी। संजीव अपने बेटे सलील के साथ प्रमोद जी ने मिलने और विवाह के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आए। दोनों के बीच जो कुछ भी बातें हुई वो उत्साहित करने वाली थी। सबसे पहले ये ज़रूरी समझा गया था दीपा को देखना। संजीव हर तरह से तैयार थे। वैसे उन्होंने कहा था कि आप हमारे घर आ जाएं और फायदे से देख सुन और बातें करके संतुष्ट हो जाएं, या फिर असंतुष्ट, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि ईश्वर जो चाहेगा वही होगा। प्रमोद जी सपरिवार संजीव के घर जाने के लिए तैयार हो गए। चले भी गए हैं, जहां उनका खूब स्वागत सत्कार हुआ। मन ही मन बहुत खुश थे। उनको संजीव के घर सब कुछ अच्छा लगा। रंजना भी दीपा को देखकर अति प्रसन्न थी। वहां जब तक रही उससे बातें करती रही। दीपा की माँ स्वाति भीतर भीतर आशंकित हो रही थी कि अंतिम क्षणों में इनका निर्णय क्या होगा वो ही जाने। स्वाति ने रंजना से दीपा की भरपूर मात्रा में प्रशंसा की। रंजना सुनती रही और सुनाती रही। स्वाति को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि रंजना जी दीपा को
संतुष्ट है। उसे थोड़ा सा बल मिला। जब भोजन पानी हो गया, उस समय संध्या के 4 बजे थे। अब जाने की तैयारी होने लगी थी। इससे पहले कि कुछ खास रस्में पूरी कर ली जाए, रंजना ने दीपा को बुलवाया और उसके गले में एक सोने की चैन पहना दी। बहुत सारे और भी गहने और वस्त्र दिए। प्रमोद जी भी भेंट स्वरूप नगद रुपए दीपा के हाथों में रख दिए। दीपा और विनोद आपस में बातें करके संतुष्ट नजर आए। दोनों ने अपने अपने अंदाज में एक दूसरे के लिए प्रेम का इजहार किया। स्वाति और संजीव ने भी अपने स्वागत अतिथियों और अब तो होने वाले समधी समधन जी का जी भर स्वागत किया। उनके लिए भी होने वस्त्र प्रदान किया। हंसी खुशी का माहौल बना रहा। चलने के समय रंजना जी ने कहा कि मैं अपनी बहू रानी को एक बार फिर से देखना चाहूंगी। उन्होंने उसे देखा और बधाइयाँ दी। इसके बाद सम्मान दोनों की एक दूसरे से लिपटकर गले मिले और शुभकामनाएं देकर विदा हुए। 15 दिनों बाद संजीव ने प्रमोद जी से वैवाहिक कार्यक्रम किस प्रकार से आयोजित करेंगे, इससे संबंधित बातें करने के लिए संपर्क किया। प्रमोद जी ने कहा कि आप 2 दिनों बाद आ जाएं, हम लोग इस पर विचार विमर्श कर लेंगे। जब विनोद और दीपा उस दिन मिले थे, तब उनके बीच जो बातें हुई थी उनमें ये भी थी कि क्या वो मेरे साथ रह सकती है, मेरे बारे में कुछ जानकारी मिली है या नहीं। मेरा जो आवास है वो 2 ही कमरे का है, उसमें रह सकोगी। सभी सवालों का जवाब दीपा ने सकारात्मक सोच के साथ दिया था, लेकिन जब वो कभी एकांत में होती है तो वो सब सवाल उसके सामने होते हैं और उनके लिए उस दिन दिए गए जवाबों पर पुनर्विचार करने का प्रयास करती है और फिर मौन हो जाती है। ये सब सोचकर कि उसने सही कहा था। इसकी चर्चा उसने अपनी सहेलियों से भी की थी। सबने उसको सही बतलाया। अब वो पूरी तरह से आश्चर्य हो गई कि विनोद उसके लिए एक उपयुक्त इंसान, पति के रूप में साबित होगा। आज बदलते हुए परिवेश में शादी करने के नाम पर कई प्रकार की औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है। उनमें से एक है रिंग सेरेमनी, जिसमें दोनों परिवार की उपस्थिति में लड़की और लड़का एक दूसरे को अंगूठी पहनाने की रस्म अदायगी पूरी करते हैं। समय के साथ ये कार्यक्रम भी संपन्न हो गया और उसी दिन विवाह की तिथियां भी निर्धारित कर दी गई। अपने नियत समय पर तिलक उत्सव संपन्न हुआ। इसको 2 दिनों बाद प्रमोद जी संजीव जी के गांव चूरानमनपुर को गाजे बाजे के साथ बारात लेकर पहुंचे। वहां बारातियों का अवभगत गर्मजोशी से किया गया। बढ़िया नाश्ता, भोजन, ठहरने की उत्तम व्यवस्था आदि सब कुछ सही रहा। कहीं से किसी प्रकार की कोई कमी संजीव ने नहीं होने दी। प्रमोद जी ने भी भरपूर मात्रा में सहयोग किया। उनके भीतर ये भावना कम कर रही थी कि उनकी कमी मेरी कमी कहीं हो न जाएगी, इसलिए ऐसा कोई भी अवसर ही नहीं उत्पन्न हो जिसमें ऐसा महसूस किया जा सके। सब कुछ सही सलामत रहा। रात में विवाह विधि भी ढंग से पूरी हो गई। सुबह में जलपान के बाद बारातियों की विदाई की गई। दरवाजे पर दोनों समधी अपने संबंधियों सहित गले लगे। तत्पश्चात लड़की विदा होकर पटना आ गई। यहाँ रंजना दरवाजे पर दीपा के स्वागत के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। सगे संबंधियों के साथ साथ मोहल्ले की महिलाएं परेशान करने के लिए एकत्र थी। रंजना ने दीपा की आरती उतारी और सम्मान घर में दौरा में डेग डलवाती हुई ले गई। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई गई, प्रसाद वितरण किया गया, फिर भोजन कराया गया। ये सब कुछ बहुत ही आकर्षक और आनंददायक था। पहले ही दिन से दीपा के लिए वो घर जाना पहचाना लगने लगा था। किसी भी तरह की झिझक उसके भीतर नहीं थी। सबके साथ उसका व्यवहार अति विनम्रतापूर्ण था। दीपा के प्रति किसी को भी कोई शिकवा नहीं थी। दीपा का हंसता हुआ सौम्य रूप सबको आकर्षित कर रहा था। उसकी नम्रता को सोने पे सुहाग की स्थिति बनी हुई थी। दीपा और विनोद जब पहली बार अपने कक्ष में मिले तो ऐसा लगा मानो दोनों एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हैं और मिलते जुलते रहे। ये है हमारी आत्मीयता और अपनापन का भाव, जिसके कारण किसी तरह की कमी खलती ही नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ भरा पड़ा है। जहाँ भाव होता है वहाँ अभाव नहीं टिक सकता, वो तो भाग खड़ा होता है। दीपा रंजना के घर में साक्षात लक्ष्मी के रूप में अवतरित हुई है। विनोद की दादी प्रेमशीला तो बस दीपा के साथ ही रहना चाहती है और दीपा भी दादी के साथ। प्रेमशीला उसे गीत सुनाती, उसका मनोरंजन करती।
रहती कि हमारी बहुरानी का मन उदास नहीं है। बिना किसी से कुछ भी बताए दीपा कटोरी में तेल डालकर दादी के पैरों की मालिश करने लगी। दादी ने ऐसा नहीं करने दिया, किंतु दीपा ये कहती रही कि दादी जी, आपने मेरे लिए आज बहुत श्रम किया है, इधर से उधर दौड़ती रही हैं, आपके पाँव थक गए होंगे। नहीं नहीं बहुरानी, मेरे पैरों को तो पंख लग गए हैं जब से मैंने तुम्हें देखा है, उनमें दर्द तनिक भी नहीं है। तुम सदा सुखी और स्वस्थ रहो, तुम्हारा सौभाग्य अखंड रहे। रंजना ये सब कुछ जानकर आश्चर्यचकित हो गई। उसने अपने मन में विचार किया कि दीपा अभी तो आई है और आते ही सबसे हिल मिल गई है। दीपा की भांति बहुत कम ही होती है, उसके भीतर कोई संकोच नहीं है, उसके मन में अपनापन का भाव भरा हुआ है। मैं भी तो कभी इस घर में बहू बनकर आई थी, लेकिन बहुत दिनों बाद ऐसा व्यवहार मैंने किया था। सचमुच तुम इस घर की बहुरिया नहीं, बहू रानी हो। भगवान तुम्हारी इस तरह से रक्षा करे। प्रमोद जी ने रंजना से कहा, दीपा और विनोद कहीं घूमने फिरने के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो वो जाएं, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई हैं, उनसे पूछ लिया जाना चाहिए। रंजना ने कहा, हाँ मैं उनको कह दूंगी। मन बहलाने के लिए उन्हें ज़रूर जाना चाहिए। नई नई जगहों पर जाएंगे और देखेंगे तथा अपनी थकान मिटाएंगे। एक दिन रंजना ने विनोद से कहा, तुम लोग कहीं बाहर जाकर घूम आओ, आजकल तो लोग आने जाने लगे हैं, 1 सप्ताह 10 दिनों तक मनोरंजन करने के बाद लौट आते हैं, विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। विनोद ने माँ को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी और कुछ ही दिनों बाद चले गए। 1 हफ्ता बीतते ही वो घर आ गए। ये एक बिल्कुल छोटा सा सुखी परिवार है, कोई अंतर्कलह नहीं है, किसी को किसी से कोई भी परेशानी नहीं है। सभी एक दूसरे को सहयोग करने की भावना से काम करना चाहते हैं, इसलिए कभी पारिवारिक असुविधा पैदा होने की बात ही नहीं। समय बीतता गया, दीपा का व्यावसायिक कोर्स भी पूरा हो गया। अब वो भी जॉब करना चाहती थी, किंतु इसके लिए परिवार की सहमति प्राप्त करना चाहती है। यदि लोग कहेंगे तो वो नौकरी करेगी, अन्यथा नहीं, क्योंकि नौकरी करने लिए बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है, ज़रूरी है पारिवारिक सौहार्द। विनोद ने कहा, यदि तुम चाहो तो अपने आप को कहीं व्यस्त कर सकती हो, हमारे यहाँ तो माँ भी अभी सेवारत है ही, दादा दादी जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिताजी ने उनके लिए सारी व्यवस्थाएं बना रखी है और वो खुद घर पर ही रहते हैं, सब कुछ देखते रहते हैं, किसी को भी कोई असुविधा न हो इसका भरपूर ख्याल रखते हैं। 2-3 महीने के बाद दीपा स्वास्थ्य विभाग में डाइटिशियन के पद पर आसीन हो गई। घर से लगभग 10 बजे विभाग के लिए निकलती है, उससे पहले घरेलू कामकाज को निपटा दिया करती है और आते वक्त पिताजी की अनुमति ले लेती है। विभाग से घर 4 बजे तक आ जाता है। घर आने पर सबसे पहले दादा दादी की खोज खबर लेती है, उनके लिए जो चाहिए वो करती है। इस प्रकार से दादा देवदत्त का पारिवारिक जीवन सुखद एहसास दिलाता रहा। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, किंतु इससे पारिवारिक समरसता पर कोई दबाव नहीं पड़ता है। वैसे शारीरिक कष्ट को कैसे रोका जा सकता है, किंतु उसका उपचार तो किया ही जा सकता है। सब कुछ मिला जुला कर अच्छा रहा, कहीं कोई व्यवधान और झंझट नहीं है। रंजना दीपा के ऐसे व्यवहार से बहुत खुश रहती है और अपना भरपूर प्यार उसे देती है। अब वो भी अगले साल रिटायर होने वाली है। नौकरी के प्रति बहुत लगाव नहीं रह गया है, किंतु जब तक है तब तक उसे करना है। रविवार छुट्टी का दिन होता है, परिवार के सभी लोग घर पर रहते हैं, आपस में बातें करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं और आगे क्या करना है इस पर विचार विमर्श करते हैं। एक बार सभी साथ साथ भोजन कर रहे थे और बातें भी कर रहे थे। इसी बीच सबने मिलकर ये कहा कि दीपा अत्यंत ही सहनशील और सौम्य है, ये सामान्य से ऊपर है, इसमें अपनापन का भाव भरा हुआ है, दूसरे के दुख से दुखी और सुख से सुखी होने वाली ये हमारी बहू ही नहीं बल्कि हमारी बहुरानी है। दीपा को पाकर हम धन्य धन्य हो गए हैं। हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो अखंड सौभाग्यवती और पुत्रवती हो। दीपा जैसी बेटियों के बेहतरीन कार्य और योग्यता की बहुरानी के दर्ज से विभूषित करते हैं। ऐसे विरले से ही किसी को बहू मिलती है।
जो बड़े भाग्यशाली हुआ करते हैं उनके नसीब में ही ऐसी बहुरानी आती हैं। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।